फिलॉसफी पकड़ ली है, आगे बढ़ पा रहे हैं। हेलो। हाँ बेटा, एक बार बताओ। देखिए, ऐसा है कि आज हम लोग पेपर 8 पढ़ेंगे। जैसा कि आपसे बताया कि सबसे कठिन पेपर यही है। इसके बाद थोड़ी सी समस्या आती है पेपर 7 में। उसका नोट्स मैंने भेजा है। तो पहले तो आपको ये बता दें कि जो नोट्स भेजा है वो एमसीक्यू को ध्यान में रखते हुए, अगर हमारी परीक्षा होगी तो उस समय क्वेश्चन पेपर हमको निकालना हो, क्वेश्चन निकालना होगा, क्वेश्चन बैंक। तो इसके लिए जो है असुविधा होने लगती है। तो अगर मान लीजिए जब मैनुअल एग्जाम होगा कॉलेज में लिख करके बैठ करके लिखने के लिए, तो वो पूरा नोट 50% हो जाएगा। उसको फिर हम कट करा देंगे, लेकिन आपका काम होगा कि जो नोट्स हमने भेजा है वो पूरा का पूरा नोट करते जाइएगा, मतलब नोट लिखते जाइए, शेयर करते जाइए। कारण कि परीक्षा के समय ऐसा ना हो कि नोट्स न हो और क्वेश्चन बैंक आपको मिले, या परीक्षा के समय जो है पता चले कि आपने नोट तैयार नहीं किया, क्योंकि गूगल क्लासरूम से मैं हटा देता हूँ। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब कुछ दिन बाद हटा देंगे तो वो आपको उपलब्ध नहीं रहेगा वहाँ। तो ये आपको बताना है कि उससे अगर नोट्स पढ़ा जाता है, पेज में अगर लिख रहे हैं तो घबराइएगा नहीं कि नहीं परीक्षा में कैसे हम इतना लिख पाएंगे। मेरी नज़र जो हमेशा उस पर रहेगी कि नहीं, एक क्वेश्चन के लिए अगर 25 मिनट मिलता है परीक्षा में लिखने के लिए, तो कोई भी उत्तर जो है 20, 22, 23 मिनट से ज़्यादा का ना हो। अब वो भी हम आपकी जो स्पीड गति होती है लिखने की, उस पर भी हमारी नज़र होती है, क्योंकि जब हम क्लास टेस्ट लेते हैं तो वो पता चल जाता है। और एमसीक्यू रहा तब तो कोई बात नहीं, तब तो आप लोगों के मजे ही मजे हैं। तो पेपर 8 जैसी चर्चा आपसे मैंने की थी कि ये क्या है, ये व्याकरण का है। आप ये जान लीजिए कि जितने भी प्राणी हैं, चाहे कीट पतंगे हों, पशु पक्षी हों, मनुष्य हों, वो आपस में क्या करते हैं, आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान, मतलब वो आपस में बातचीत करते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ क्योंकि मनुष्य की जब बात आती है तो एक कथन जो हमेशा सुनते रहे होंगे कि लोग कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है। तो जब कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो सही बात यह है कि ऐसा क्या है, वो कौन सा तत्व है जो कि मनुष्य को सामाजिक बना देता है। क्योंकि सही बात आप जानिएगा कि मनुष्य क्या है, मनुष्य एक प्राणी है। इस कोटेशन को, इस कथन को आप अपने ध्यान में रखें। तो अब ऐसी स्थिति में तुरंत आप कहेंगे सर मनुष्य एक प्राणी है, तब तो फिर जितने भी जीव जंतु हैं उसी की श्रेणी में मनुष्य आया। लेकिन हम सुनते हैं क्या, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो यही जो सामाजिकता है, यही सामाजिकता जो है अन्य प्राणी जगत से, अन्य जीवों से मनुष्य को अलग करती है। अब सवाल फिर यहां रहेगा कि आखिर जो है ऐसा क्या है जो कि सबसे जो अलग कर देती है। तो होता क्या है कि चूंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, हमारा एक समाज है, तो हम एक दूसरे से मिलते हैं। और जब हम मिलते हैं, क्योंकि मिलना जुलना आवश्यक है, और जब हम मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, है कि नहीं। कहीं भी हम गए, किसी से मिले, तो हमने अपना परिचय दिया, उसका परिचय लिया, फिर हमारा जो भी काम रहा या सामने वाले का जो भी काम रहा। तो चूंकि हमारे बीच क्या होता है
कि आपस में विचार विनिमय मतलब क्या होता है, आपस में हम एक व्यक्ति जो है अपनी बात दूसरे से कहता है, जैसे मैं अभी कह रहा हूं आपसे, और फिर जो आप उसका उत्तर देते हो, यही विचार विनिमय। मतलब जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का सिद्धांत है वो किस पे बना, वो वस्तु विनिमय पे बना। और भाषा विज्ञान में वही सिद्धांत क्या है, विचार विनिमय से, मतलब विचारों का आदान प्रदान, है कि नहीं। तो अब सवाल इस बात का है कि जिस साधन से, जिस माध्यम से ये विचारों का आदान प्रदान होता है, मनुष्य जो बातचीत करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा जो है किसको कहते हैं, भाषा मनुष्य आपस में बातचीत करने के लिए, विचार विनिमय करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। क्योंकि सामान्य अर्थ में वो हमारे भाव की अभिव्यक्ति को कराने में समर्थ होता है। अब यहां आप जो है एक भाषा जो हमारे आसपास प्राइमेट जगत के जो बताए ना पशु पक्षी हैं, उनकी भी एक आवाज होती है। लेकिन अब होता क्या है कि वो अपनी बात कहते हैं, उनकी जो भाषा है वो भाषा कैसी, संकेत की है। भाषा के विकास की कहानी मनुष्यता के विकास की कहानी से जुड़ती है। जो सामाजिक प्राणी है, आज के हजारों साल पहले मनुष्य कहाँ रहता रहा होगा, जब गिरी कंदराओं में रहता रहा होगा। आज की तरह वो खेती करना, घर बनाना, उद्योग स्थापित करना ये कुछ नहीं जानता था। उसके पास क्या नहीं था, उसके पास आग नहीं था, अग्नि नहीं थी। उसके पास क्या नहीं था, उसके पास कपड़े नहीं थे, वो खेती नहीं करता था। क्योंकि हमारा जो विकास हुआ है, जो आप आदिवासी समुदाय को देख रहे हो, वो क्या है, विकास की प्रक्रिया में हम वहीं से निकले हैं। और उसमें भी आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, एक जारवा समुदाय होता है, आज भी वो बिना वस्त्र का रहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। जहां मैं रहता हूं, यहां से एक बगल में स्टेशन आज बहुत डेवलप हो गया, नायगांव, वहां भी 5-6 व्यक्ति हैं जो खाड़ी के किनारे रहते हैं, वो बिना वस्त्र के आज भी रहते हैं, मुंबई महानगर के नजदीक। और आदिवासी जो है पाल घर में आपको जो है बहुत मिल जाएंगे, जो कि कपड़े वगैरह तो पहनते हैं, चीजें जो है अब उनकी बदलने लगी, तब भी बहुत कुछ जो है ये समझ लीजिए कि हमसे दूर है। तो वो आपस में मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकता रही होगी, या आपस में किसी बात को कहना है, तो उस समय जो भाषा का माध्यम रहा होगा, क्योंकि हमारी तरह वो बोल नहीं पाते थे, तो अपनी बात कैसे कहेंगे, जैसे कोई गूंगा व्यक्ति हो आपके आसपास होगा, या फिर आप जो है सीरियल वगैरह फिल्म वगैरह में देखते होंगे, तो गूंगा व्यक्ति अपने भाव को कैसे व्यक्त करेगा, कृपाले। हाँ सर। अगर कोई गूंगा है, बोल नहीं पाता है, तो वो अपनी बात को कैसे व्यक्त करेगा, इशारों में। इशारों से। बहुत सुंदर। तो यहाँ आपसे यही बात कही जा रही है कि चूंकि जब मनुष्य जो है आदिम रहा होगा, जंगली रहा होगा, ऐसी स्थिति में जाड़ा गर्मी बरसात जो भी मौसम होता रहा होगा, जिसको वो प्रकृति के बीच में रह के सहन करेगा, क्योंकि घर बनाया नहीं है, आज के साधन है नहीं, लाइट भी नहीं है कि नहीं। क्योंकि कुछ भी आधुनिकता का कोई साधन नहीं, आप कल्पना कर लीजिए वो कबीलों में रहता रहा, तो जब कबीलों में रहता रहा तो उनकी जो भी जरूरत रही होगी, आपस में जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया होगा, वो भाषा कौन सी होगी, जिसको आपने कहा इशारों में, मतलब सांकेतिक भाषा, है कि नहीं। संकेत से उसने अपनी बात कहा होगा, और जब संकेत से उसने बात कही होगी तो उसकी बात कही जाने के बाद लोगों ने उसके संकेत का अनुमान किया होगा, और धीमे धीमे ये संकेत का अनुमान किया होगा। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि लोग जो है वैसा इशारा करने पर समझ जाते हैं।
आज भी हम इशारे में सांकेतिक भाषा में बातें करते हैं, है कि नहीं? जहां हम रहते हैं वहां ध्यान दीजिए, गाय होगी, कुत्ता होगा, बिल्ली होगी, तो कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ कर रही है, गाय रंभा रही है, कुत्ता भौंकता है, तो हम उसके भौंकने से अनुमान करते हैं कि कुत्ता भौंक रहा है, इसका मतलब है कि कोई है। वो भौंक रहा है, इसका मतलब कोई आ रहा है। वो भौंक रहा है, इसका मतलब है कुत्ते को कोई दिक्कत है कि नहीं? अनुमान कर लेते हैं। बिल्ली के म्याऊ करने के साथ भी वही है, गाय के रंभाने से भी वही है। मतलब कोई प्राणी जब आवाज करता है तो हमें अनुमान करना पड़ता है, लेकिन मनुष्य जब कुछ कहता है तो मनुष्य के बोले हुए में 99% ऐसा होता है, या 99.99% जो ऐसा होता है कि हम उसके अर्थ को समझ लेते हैं। लोग कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो कि निरर्थक हैं, जैसे आह उह औच या इस तरीके का कुछ अगर मुंह से निकला तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन उसका सांकेतिक अर्थ समझ में आ जाता है। तो यहाँ जो भाषा की जो स्थिति बने, एक बने का कि मनुष्य इशारों से अपनी बात किया होगा, समय के साथ लोगों ने उन इशारों को समझा होगा, और समय से जब उन लोगों ने उन इशारों को समझना शुरू किया होगा, तो चूंकि मनुष्य के मुख से जैसे कुत्ते की आवाज है, बिल्ली की आवाज है, बंदर की आवाज है, या जितने भी प्राणी हैं उनकी आवाज है, वैसे मनुष्य के मुख से निकलने वाली जो ध्वनि थी, जो आवाज निकल रही है, अब मनुष्य ने क्या किया कि उन ध्वनियों को चिन्हित करना शुरू कर दिया कि इस तरह की आवाज निकलती है, तो इसके लिए ये हो सकता है। वो क्या है? वो प्रतीक है। उन्होंने मान लिया कि इसका मतलब यही, जैसे आपको बताया ना, तो कि कोई आवाज आ रही है तो हमने अनुमान कर लिया, और धीमे 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 सब लोगों ने, अच्छा भाई रात में भूख रहा, अच्छा 2 बज रहा, अंधकार है, लगता है कोई आ रहा है। कुत्ते के संदर्भ में मैंने आपसे बात की। तो यहां जो है, क्योंकि भाषा विज्ञान के हम विद्यार्थी हैं, और विज्ञान का संबंध जो है कार्य कारण से, कि अगर कोई कार्य हो रहा है तो कार्य होने के पीछे कोई ना कोई कारण होगा, है कि नहीं? क्योंकि विज्ञान यही करता है, किसी भी विषय के विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और यहाँ भाषा विज्ञान, भाषा का विज्ञान बहुत मौजूद, बहुत ही आनंद का विषय जो है ये भाषा विज्ञान है कि नहीं? तो अब सवाल इस बात का है कि भाषा विज्ञान, तो जैसा हमने कहा कि ये 2 शब्द बने, भाषा और विज्ञान। तो विज्ञान मतलब किसी भी विषय में विशेष ज्ञान। तो वो विशेष ज्ञान किसका, कि अगर कोई कार्य हो रहा है तो इसका कारण क्या है। जैसे पेड़ से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, पेड़ से एप्पल गिरा था और न्यूटन ने देखा, तो क्या था? कार्य ये था कि पेड़ से एप्पल मतलब सेब गिरा, तो वो देख रहा, उसने सोचा कि अरे ये गिरा तो ये ऊपर क्यों नहीं गया, ये पृथ्वी की तरफ क्यों आया? तो उसने क्या किया, उस कार्य के कारण को खोजना शुरू किया, और जब उस कार्य के कारण को खोजना शुरू किया तो पता चला कि उसने क्या दे दिया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया, है कि नहीं? पानी है, हम क्या करते हैं, हम उसको जो है उबालते हैं। जो पानी है, पानी उबल रहा है, तो पानी उबलने के बाद वो क्या होता है, वो भाप में बदल जाता है। जो द्रव है वो द्रव किस में बदल गया, वो सीधे सीधे जो है गैस में बदल गया। जब ये कार्य हुआ होगा तो किसी की नजर गई होगी, उसने सोचा होगा कि आखिर उबालने पे ऐसा क्या है कि ये भाप जैसा, गैस जैसा निकल रहा है। तो उसने खोजना शुरू किया होगा कि आखिर ये द्रव है, तो ऐसा तो नहीं है कि कई गैसें मिली हो और इसका स्वरूप ये बन गया हो। तो पानी का जो सूत्र है H2O, यही ना? H मतलब हाइड्रोजन, 2 अणु हाइड्रोजन के और 1 अणु ऑक्सीजन का, मतलब 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन मिला, और जैसे ये दोनों मिले
तुरंत क्या हुआ, तुरंत पानी बन गया। बारिश का यही सिद्धांत है, इस बात को आप जानिएगा। जहां हाइड्रोजन की अधिकता और उस गैस से आकर के ऑक्सीजन मिला, तुरंत क्या हुआ, वो बादल बनना शुरू हो जाएगा, वो प्रक्रिया प्रोसेस हो गई। जो हम कहते हैं ना कि मानसून आ रहा है, बादल उठ रहे हैं, तो फिलहाल यहां बेटा क्या हुआ होगा कि चूंकि भाषा विज्ञान, तो जैसे वहां न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में या जल के सूत्र के सिद्धांत में, ठीक वैसे ही जब भाषा के पास आते हैं तो भाषा क्या है, कहते हैं भाषा विज्ञान, भाषा का विज्ञान। तो विज्ञान तो स्पष्ट हो गया, अब भाषा क्या है। भाषा शब्द जो है भाष धातु से बनी है, जिसका मतलब होता है भाषना, बोलना या कहना। ठीक है, कि जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम कहते हैं, जो कुछ भी हम भाषते हैं, उसी का विज्ञान जो भाषा विज्ञान है कि नहीं। तब कोई बोल रहा हो, अब शुद्ध बोल रहा है, अशुद्ध बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, जो उस विज्ञान को जानेगा उस विषय को ज्यादा समझेगा, है कि नहीं। तो इसके लिए एक सूत्र आता है, भाषा व्यक्तायाम वाचि। घबराइएगा नहीं संस्कृत के श्लोक से, 3 शब्द है, मत लिखिएगा परीक्षा में, लेकिन जानने के लिए जानिए, और लिख सकिएगा तो अच्छी बात है। तो यहां कहते भाषा व्यक्तायाम वाच्य, अर्थात भाषा क्या है, व्यक्त वाणी का नाम, मतलब जो कुछ भी हमने अपनी जिह्वा से बोला वो क्या है, वो भाषा है। तो इसका मतलब है कि वाणी का जितना भी कार्य व्यापार, मतलब जो कुछ भी हम बोलते हैं वो सारा का सारा क्या है, वो भाषा के अंतर्गत समाहित हो जाता है। मतलब भाषा के अंतर्गत उसे हम चिन्हित करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है महर्षि पतंजलि, जो बाबा रामदेव जी योग कराते हैं, योग के लिए ऐसा कहा जाता है कि पतंजलि जो है उसके जनक है, उन्होंने उसको चिन्हित किया। तो महर्षि पतंजलि भाषा के संदर्भ में कहते हैं, भाषते व्यक्त वाग रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा। एकदम मत घबराइए, भाषते भाषते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, व्यक्त प्रत्यक्ष में, वाग रूपेण वाणी से, भाषते व्यक्त वाग रूपेण अभिव्यज्यते, जो व्यक्त होता है, प्रत्यक्ष होता है, इति भाषा, उसे जो भाषा के रूप में हम चिन्हित करते हैं वही भाषा है। अर्थात इसका हिंदी में अर्थ जो आपको लिखना है, तो व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति होती है उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ध्यान देने का विषय है, ये कह रहे हैं व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति होती है। तो क्या व्यक्त होने के पहले कुछ ऐसा है जो कि अव्यक्त है और हमारे मस्तिष्क में है? जैसे मैंने पूछा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो अगर आपने बोल दिया तब तो उस शब्द का अर्थ मेरे पास आ गया, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया और आपने उसका उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसका उत्तर आपके दिमाग में तुरंत पहले आता है। हाँ सर समझ में आ रहा, सर नहीं समझ में आया, है कि नहीं। इसका मतलब भाषा जो है वो क्या होती है, वो हमारे मस्तिष्क में पहले जो है पैदा होती है, पहले विराजमान होती है, फिर वाणी के रूप में व्यक्त होती है। क्योंकि वो प्रक्रिया सतत अनवरत लगातार चलती रहती है। पैदा हुए तभी से हमने बोलना शुरू किया, तो चूंकि भाषा के विज्ञान के विद्यार्थी नहीं है, हमारा काम चल रहा है, तो फिर हम जो है क्या करते हैं, हम जो है उसकी बारीकियों की तरफ जो अपनी दृष्टि नहीं डालते हैं। तो भाषते व्यक्त वाग रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा, तो वाणी से जिसे व्यक्त किया जाए, वाणी से जो व्यक्त हो वही क्या है, वही भाषा है। तो यहां जो है
इस सूत्र को और आगे बढ़ाते हुए महर्षि पतंजलि लिखते हैं, व्यक्तावाच वर्ण ईसाम तम इसे व्यक्तवाच। यहां क्या कहते हैं? अब चूंकि वाणी से, जीव से तो सारी की सारी ध्वनियां निकलती हैं। शुरू में ही मैंने कहा जैसे आह, उह, आउ, चिया, इस तरीके की बहुत सी ध्वनि जो है, जब हम भयभीत होते हैं, डरे हुए होते हैं, जब हम बहुत उत्साह में होते हैं, है कि नहीं, और उत्साह में जब पूरी ताकत से चिल्लाते हैं, तो उस शब्द का अर्थ जो है, उस ध्वनि का अर्थ अनुमान से, संकेत से लगता है, तो वो क्या, वो भाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ जो महर्षि पतंजलि जो है अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए वो कहते हैं व्यक्तवाची वर्णा, मतलब जो व्यक्त हो, जिसे हम बोले, किसमें, वर्णा, वर्णों में, ईसाम तम इसे व्यक्तवाचक, वही जो है हमारे सामने जो प्रकट होता है, और उसका क्या किया जाए, विवेचन और विश्लेषण किया जाए, जिसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए, जो किसी एक अर्थ को या अनेक अर्थ को जो है अपने शब्द के माध्यम से व्यक्त करने में समर्थ हो, है कि नहीं। इसका मतलब यहां से एक बात आ गई कि हमारे मुंह से निकलने वाली ऐसी ध्वनि जो सार्थक है, सार्थक मतलब क्या, एक अर्थ को व्यक्त करती है, वही भाषा है। और बेटा, भाषा विज्ञान के अध्ययन का जो विषय है, भाषा विज्ञान के अध्ययन के, भाषा विज्ञान के पढ़ने के दायरे में जो है वही आएगा जिस शब्द का अर्थ हो। वो शब्द जो है चाहे देशज हो, तत्सम हो, तत्भव हो, विदेशी हो, मतलब किसी भी तरीके का हो, तो उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ आएगा, सार्थक। अब किसी बात को कहना है तो हम अपनी बात कहने के लिए इतनी चर्चा तो कर गए। यहां क्या स्पष्ट है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, आपस में वो विचारों का आदान प्रदान करता है, विचारों के आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, यही चार बातें। फिर क्या कहते हैं, पांचवी बात आ जाती है कि जो विचारों का आदान प्रदान करता है तो उसमें जो सार्थक शब्द होते हैं, कि जिस शब्द का एक अर्थ निकलता हो, वही भाषा विज्ञान का विषय है और वही भाषा है। क्योंकि भाषा का काम ही है एक व्यक्ति के विचार को दूसरे तक पहुंचाना। इसमें क्रिया चलती है, जैसे मैं बोल रहा हूं, फिर आप सुन रहे हैं, फिर ये भाषा आपके मस्तिष्क में, आपने उसको याद किया, रटने की जरूरत नहीं, स्वतः वो यहां पहुंच गई, और फिर आपने बोला। क्या वो एक त्रिकोण बनता है? क्या होगा उसमें, वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला। तो यहां भूमिका फटाफट बदलती है, वक्ता श्रोता हुआ, श्रोता वक्ता हुआ, और इस क्रम में हम बातचीत करते रेट कर चले जाते हैं। जैसे हमने कहा कि वक्ता श्रोता हुआ, तो मैंने कहा क्या, मैंने कहा रेट कर, तो आप बोलेंगे हाँ सर। तो जो अभी तक आप सुन रहे थे, आपने जब कहा हाँ सर, तो तुरंत आपके हाँ सर कहने से मैं श्रोता हुआ, मैंने उसको सुना, अब उसका जवाब जो मेरे पास आएगा, तो उसे मैं, जो उसका उत्तर होगा, क्योंकि हमारे पास उसका उत्तर आएगा, तो उसे क्या करेंगे, उसको तुरंत शब्द में व्यक्त कर देंगे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा। तो ऐसे नहीं ऐसे, फिर यहाँ व्याकरणिक अनुशासन लगा हुआ, तो वो अपने एक अर्थ को व्यक्त कर ले जाता है। तो किसी भी बात को कहने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। अगर बिना प्रमाण के कुछ भी कह दिया जाए तो बात कहाँ होगी, हवा में होगी। और प्रमाणित किसे माना जाएगा, प्रमाणित उसे माना जाएगा जिसे बहुत से लोग कहते हो, है कि नहीं। क्योंकि अब सवाल इस बात का है कि भाषा वो हो गई जो बोली जाती है, भाषा वो हो गई जो सुनी जाती है, भाषा वो है
जो कि सार्थक अर्थ को व्यक्त करती हो। ये जो त्रिकोण बना, तो अब इसको लेकर के, क्योंकि वक्ता श्रोता, श्रोता वक्ता, वक्ता श्रोता, ये क्रम चलता रहेगा, विचारों का आदान प्रदान, लेन देन चल रहा है कि नहीं। तो प्लेटो जो है यूनान का बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ। तो प्लेटो जब बात करता है, प्लेटो भाषा के ऊपर विचार करते हैं, तो भाषा को वो परिभाषित करते हुए उनका मत है कि विचार आत्मा की मूक और ध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों से प्रकट हो जाती है तो उसे भाषा कहते हैं। बहुत सुंदर। भाषा विचारों की मूक और ध्वन्यात्मक बातचीत। और मतलब नहीं, ध्वन्यात्मक मतलब जो ध्वनि से प्रकट न हो, है कि नहीं। अभी सर बोल रहे हैं, हमारी बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, जो कुछ भी है, आपके अंदर एक भाव उठ रहा है, एक भाषा वहां मौजूद है। प्लेटो यही बात कह रहा है, कहता है कि भाषा विचारों की अध्वन्यात्मक बातचीत है। मतलब क्या कि वो हमारे मस्तिष्क में भाषा पैदा हुई और अब वो क्या कर रही है, आपस में विमर्श कर रही है। लेकिन मस्तिष्क में या हमारे मन में मौजूद भाषा अगर मन में ही रह जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कहते हैं वही जब ध्वन्यात्मक होकर, मतलब ध्वनि के माध्यम से प्रकट हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। यहां प्लेटो ने विचार करते समय दो मुद्दों को ध्यान में रखकर, एक तो भाषा मस्तिष्क में मौजूद होती है पहले, फिर व्यक्त होती है। इसका मतलब है कि जो कुछ हमें बोलना है उसके पहले वो हमारे दिमाग में आ गई, और जो व्यक्त होती है, जो यहाँ मौजूद है मस्तिष्क में, जो व्यक्त होती है वही भाषा है। ठीक है। प्लेटो के बाद जो है भाषा को स्वीट, ब्रिटेन का भाषाविद है, स्वीट जो है विचार करता है। और जो स्वीट जो है भाषा के संदर्भ में विचार करते हैं, तो ये प्लेटो की बात को ही आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। ये क्या कहते हैं, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना भाषा है। ये भी प्लेटो की बात पे बल देते हैं, ध्वन्यात्मक शब्दों को, विचारों को प्रकट करना। इसका मतलब है कि भाषा के रूप में विचार हमारे मस्तिष्क में मौजूद है कि नहीं, और उसे जो है हम क्या करें, शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर दें, और शब्दों के माध्यम से उसे व्यक्त कर दें तो उसी को क्या कहेंगे, उसी को भाषा कहेंगे। ट्रोंचे पाश्चात्य भाषाविद है, दार्शनिक है। तो वो क्या कहता है, ए लैंग्वेज इज आर्टिकुलेट, लिमिटेड, ऑर्गेनाइज्ड, साउंड, एम्प्लॉयड इन एक्सप्रेशन। अच्छा ये बताइए, इंग्लिश के जो सूत्र आएंगे जैसे संस्कृत का कठिन है, ये भी कठिन होंगे कि समझ में आएगा? नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मैंने आपसे पूछा, हाँ बहुत, मैंने आपसे पूछा कि जैसे संस्कृत के श्लोक कठिन है, वैसे ही इंग्लिश का जो कोटेशन आएगा बीच बीच में दो दो लाइन का, तो वो आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं, मतलब इंग्लिश आती है थोड़ी मोड़ी कि नहीं? हाँ सर, वैसे समझ में आता है, लेकिन संस्कृत नहीं समझ में आता है। कोई बात नहीं, संस्कृत वाला पोर्शन पूरा निकाल देंगे, लेकिन पढ़ने के लिए वो आपको जो है जानना चाहिए, तो इसके लिए जानबूझ के वो हम उसको वहां रखते हैं। अच्छा, आपने ये कहा कि नहीं समझ में आया, तो प्लेटो क्या कह रहा है? प्लेटो ये कह रहा है कि भाषा हमारे मस्तिष्क में विचार के रूप में मौजूद है, वही जब शब्दों के माध्यम से प्रकट हो जाती है तो उसे भाषा कहते हैं। ठीक है। प्लेटो यूनान का भाषाविद है, दार्शनिक है। और दूसरा जो है, जब जिसकी चर्चा हमने की, स्वीट की, ब्रिटेन का भाषाविद है, आधुनिक। जब स्वीट जो है भाषा में विचार करता है तो वो प्लेटो की बात, प्लेटो नाम है, स्वीट नाम है, तो वो क्या करता है, प्लेटो की बात को बल देता है। वो कहता है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा, मतलब जो कुछ भी हम बोलते हैं
वो क्या करता है, हमारे विचारों को प्रकट करता है। ऐसी स्थिति में हम उसे भाषा कहते हैं, है कि नहीं? जैसे किसी ने कुछ कहा तो आप तुरंत कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे मन के भाव को हमने जान लिया। तो मन के भाव को जो जाना, तो मन का जो भाव क्या था, भाषा के रूप में मन में मौजूद था और वो शब्द के माध्यम से व्यक्त हुआ। तो इसी बात को थोड़ा सा और डिफाइन करके और ही अच्छी तरीके से क्रोंचे हमसे कहता है, क्रोंचे नाम है, आधुनिक भाषाविद है, ये दार्शनिक नहीं है। तो वो कहता है ए लैंग्वेज इज आर्टिकुलेट लिमिटेड ऑर्गेनाइज। कहता है कि भाषा जो है वो क्या है, उसकी एक लिमिट, उसको एक सीमा में बांध करके क्या किया, ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित किया गया है। साउंड इम्प्लाइड, जो कि ध्वनियों से, इम्प्लाइड मतलब होता है नौकरी देना, तो कहते हैं जो ध्वनियों से बधी हुई है। ये प्लेटो के या ये स्वीट की परिभाषा से जरा भी इतर नहीं है, अलग नहीं है। वो कहती है सेकंड इम्प्लाइड इन एक्सप्रेशन, मतलब मन के भावों को व्यक्त करने का ये क्या है, सेकंड इम्प्लाइड मतलब दूसरी स्थिति। तो पहली स्थिति कहाँ थी? पहली स्थिति जो है मस्तिष्क में भाषा के रूप में मौजूद थी। तो ये जो है क्या करता है, कहता है कि भाषा उस स्पष्ट, सीमित, सुगठित ध्वनि को कहते हैं जो हमारे मन के भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसने क्या किया, इसने किया ये कि ऊपर जो 3 परिभाषाएं दी गई या अन्य लोगों ने जो मत रखे थे उनके मत को और पुष्ट, मतलब क्या, उनका समर्थन किया। वेंद्रिय के पास जाते हैं। अच्छा, परिभाषाएं मैं 10-12 देता हूं, परीक्षा में आपको 3 या 4 लिखनी होंगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप ज्यादा से ज्यादा सामग्री को जाने, जिससे कि भूलते 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 भी आपके पास इतनी सामग्री हो कि आप अच्छे से परीक्षा दे लें। तो ये जरूरी नहीं है कि सारा का सारा नोट्स ही आपको वहां उतार देना है। विषय कुछ हद तक 60, 70, 80% तक समझ में आ जाए, मेरी सफलता है और आपकी सफलता है। 100%, 100% समझ में आ जाए, आपकी सफलता। क्योंकि पेपर थोड़ा सा कठिन होता है। वेंद्रिय क्या कहता है, भाषा एक तरह का संकेत है। संकेत से आशय ध्वनि प्रतीकों से है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करता है। जैसे बताया ना कि आदिम रहा होगा, तो वो संकेत के माध्यम से। आज भी हम क्लास में बैठे हैं, आज भी हम कहीं हैं, हमने जो है क्या किया, एक आंख दबा दी। एक आंख दबा दी, तो एक आंख दबा देने का अब वहां जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार हमने जब आंख दबाई, या हमने जब इशारा किया, या हमने जब मुंह बिचकाया, तो वहां की जो स्थिति परिस्थिति है उसके अनुसार जो हमारे लोग हैं, जिनको हम जानते हैं, जो हमारे इशारे को क्या करेंगे, तुरंत समझ जाएंगे। लेकिन वो क्या है, वो यहाँ नहीं है। यहाँ बल्कि जो सीधे सीधे वेंद्रिय ये कहता है कि ये एक तरह का संकेत है, लेकिन संकेत का मतलब सांकेतिक भाषा से, इशारे की भाषा से नहीं है, बल्कि जो है ये ध्वनि प्रतीक के रूप में, ध्वनि चिन्हों के माध्यम से ये हमारे सामने व्यक्त होते हैं। कहते हैं कि अब यहां जो है संकेत को न लेकर के, बल्कि इन्होंने संकेत के संदर्भ में जब बातें की तो वो क्या, कर्णग्रह, जो कानों से सुनी जा सके। यहाँ क्या हो गया, यहाँ सीधे सीधे जो है भूमिका शब्द के अर्थ है, क्योंकि कान से वही सुना जाएगा जो ध्वनि है। संकेत कान से नहीं, इशारा कान से नहीं सुना जाएगा। इशारों को कौन देखेगा, आंखें देखेंगी। लेकिन जो मन का भाव है उसे व्यक्त करने के लिए जो इसने संकेत शब्द का प्रयोग किया, वो उसे जो ध्वनि के अर्थ में किया है। अब कामता प्रसाद गुरु के पास जाते हैं, भारतीय भाषाविद हैं। तो भारतीय भाषाविद कामता प्रसाद गुरु जब विचार करते हैं
तो वो क्या कहते हैं, वो कहते भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। शुरू में ही जो मैंने कहा, भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम, एकदम सरल शब्दों में। कामता प्रसाद गुरु व्याकरण के विद्वान है, भारतीय विद्वान है, मतलब वो भाषाविद है। तो वो क्या कर रहे हैं, कहते हैं कि ऐसा कि भाषा वह साधन है, भाषा वह माध्यम है जिस माध्यम से मनुष्य आपस में विचारों का आदान प्रदान करता है, मतलब क्या करता है, विचारों की अभिव्यक्त करता है। ऐसी स्थिति में जब वो विचारों को प्रकट करता है तो एक दूसरे के विचारों को हम समझ सकते हैं। बहुत सीधा, इसमें किसी भी तरीके की उलझन नहीं है। रेट कर समझ में आया? हाँ सर। हाँ। फिर इसके बाद जो है बाबूराम सक्सेना के पास जाते हैं। तो चूंकि कामता प्रसाद जो है बस यही कि मनुष्य अपने विचार प्रकट कर रहा है, दूसरा उसको समझ ले, है कि नहीं। तो विचारों को प्रकट करने के लिए क्या आएगा, शरीर अवयव, शरीर के अंग। तो चूंकि देखिए मुंह का काम क्या है, ऊपर वाले ने शरीर की संरचना की शरीर बनाई, तो हर अंगों का अपना एक काम दिया, है कि नहीं। हर अंग का, कान का काम क्या है, सुनना। आंख का काम क्या है, देखना। नाक का काम क्या है, सांस लेना। मुंह का काम क्या था, शरीर के पोषण के लिए खाना, है कि नहीं, कि हम भोजन कर सकें, हम पानी पी सकें। क्योंकि इस अंग का काम जो है क्या था, इसका संबंध भोजन से था और पानी से था। आज जब भी चर्चा चलती है तो हम क्या करते हैं, रिसाइकलिंग की बात करते हैं, है कि नहीं। हम जो है हेलो, जब रिसाइकलिंग की बात चलती है तो उसमें क्या करते हैं कि किसी भी वस्तु को जब एक बार हम उपयोग कर लेते हैं तो दोबारा फिर जो क्या करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करके फिर वही वस्तु बना लेते हैं कि वो हमारे उपयोग आ सके, है कि नहीं। खूब चर्चा होती है कि नहीं, रिसाइकलिंग समझ रहे हैं। जैसे कागज का हमने उपयोग कर लिया, एक बार जो है पेड़ को काटा और उससे कागज बना और कागज का उपयोग कर लिया, तो फिर कागज को ये रद्दी वाले इकट्ठा करते हैं, फिर इसको क्या करेंगे, इसको गलाएंगे और उस प्रक्रिया में ले जाएंगे, और ले जा करके अब उतना अच्छा कागज नहीं बनेगा, लेकिन फिर इसके लिए क्या करेंगे, रद्दी कागज, अखबार का कागज, ऐसे वो बना लेते हैं। रिसाइकलिंग समझ में आया। जिस वस्तु का, जिस चीज का एक बार उपयोग कर लिया गया हो और दूसरी बार जो उपयोग करने के लिए उसे बनाया जाए, नहीं समझ में आया। वो आपके विषय से जुड़ा नहीं, उदाहरण के लिए था, तो नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। तो यहाँ ये कहते हैं कामता प्रसाद गुरु कि भाषा वह साधन है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार को दूसरों पर भली भांति प्रकट कर लेता है और दूसरे के विचार को जो है स्पष्ट समझ लेता है। जैसे मैंने कहा, बेटा एक गिलास पानी देना, मैंने कहा एक गिलास पानी देना, तो आपको वो बात समझ में आ गई और आप वह पानी लेके आ गए। यही भाषा है, इसके अलावा भाषा और कुछ नहीं है कि नहीं। मैंने कहा लेक्चर में आप लोग देर से क्यों आए, आपने लेक्चर में क्यों देर से आया, इस बात को तुरंत समझ लिया। ये क्या, ये भाषा है, तो आप उसका जवाब देंगे, सर नेटवर्क प्रॉब्लम थे, सर देर हो गई, है कि नहीं। तो यही भाषा है। कामता प्रसाद गुरु जो कह रहा है, प्लेटो भी वही कह रहा है, स्वीट भी वही कह रहा है, गार्डनर भी वही कह रहा था, वेंद्रिय ने भी वही हमसे कहा था। केवल ये कठिन कठिन नाम है, क्योंकि भाई हमारे यहाँ जैसे क्या है कि जो नाम रखे जाते हैं वैसे ही जो विदेशों में उनके अनुसार नाम रखे जाते हैं। हर जगह की अपनी संस्कृति होती है।
है कि नहीं? तो यहाँ भोलानाथ तिवारी के पास जाते हैं, ये परिभाषा थोड़ी सी सुनने में कठिन लगती है, ध्यान दीजिएगा। ये परिभाषा जो है सुनने में कठिन लगती है, लेकिन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा जो है, पहली चीज भारतीय भाषा विज्ञान में बहुत ही प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध जो परिभाषा है, और दूसरे कि अभी तक जितने विद्वानों को मैंने पढ़ा, सारे के सारे विद्वानों ने भाषा को अपने तरीके से परिभाषित किया, हमें वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया। लेकिन भोलानाथ तिवारी ने उस विषय को, ये कह लीजिए कि सारे लोगों की परिभाषाओं का वो समाहार करते हैं, सबको लेते हैं, सबको मिलाते हैं, और एक परिभाषा जो इनकी तैयार हो जाती है, जो कि बहुत ही मुकम्मल, मतलब पूरी है, बहुत मजबूत परिभाषा है। और ये परिभाषा अगर हमें याद आ जाए, क्योंकि बार बार आपका लेक्चर लेने के दौरान जब अगला पाठ चलता रहेगा, आज के 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने, 1.5 महीने, 2.5 महीने बाद, तो ये परिभाषा जो है ये हमारे मुंह से बार बार निकलेगी, लेकिन ये बहुत उपयोगी है। तो नोट्स हमने भेज दिया है, आपने देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिएगा और उसको उतारना शुरू कीजिएगा। और मैं देखूंगा अगर नहीं भेजा है तो आज ही इसको भेजूंगा क्लासरूम में, पेपर नंबर 8। तो यहाँ जो आपसे जो चर्चा चल रही है, मैंने कहा कि इनकी परिभाषा थोड़ी कठिन है, क्योंकि शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों को आपने पहले नहीं सुना है कि नहीं, पहले नहीं सुना, क्योंकि भाषा में कठिन कुछ नहीं है। भाषा में कठिन बस यही है कि जैसे जिस विषय को, और किसी भी विषय, सब्जेक्ट के लिए भी यही है कि जिस विषय को हमने पहले नहीं पढ़ा, तो पहली बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, वो हमें कठिन समझ में आएगा। भाषा के संदर्भ में भी है कि जिस शब्द को हमने पहले नहीं सुना था और किसी ने उसका प्रयोग किया, तो क्या होगा, उसका अर्थ जो हमको तुरंत समझ में नहीं आएगा। लेकिन 1 बार, 2 बार, 3 बार जो प्रयोग किया गया, तो उसे हमने सुना, तो सुनने के बाद जो है क्या होगा कि उसका अर्थ समझ में आएगा। आपको बताया, बाला साहब ठाकरे का एक भाषण था, और उस भाषण के दौरान जो उन्होंने प्रतिसाद शब्द का प्रयोग किया था। प्रतिसाद, और प्रतिसाद शब्द का प्रयोग बहुत ही खूबसूरत शब्द है, बहुत ही ताकतवर, क्योंकि क्या थे, वो तो कुशल पत्रकार थे, कुशल कार्टूनिस्ट थे, तो उनके जो शब्द भी आते थे बड़े चुनिंदे। तो उसमें प्रतिसाद शब्द आया, तो सुन करके, चूंकि उसका अर्थ तो तुरंत उसने अर्थ को संप्रेषित कर दिया, हमें समझ में आया कि इसीलिए कह रहा है। लेकिन प्रतिसाद को लेकर के मैं हिंदी शब्दकोश ढूंढ डाला, 10 शब्दकोश में उसका अर्थ नहीं मिला। मराठी शब्दकोश के पास गया, वहां प्रतिसाद का अर्थ ढूंढा, तो यहां जो है प्रतिसाद का अर्थ मिला। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि उसे प्रयोग करते 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 प्रतिसाद हिंदी में आकर के ऐसा मिलजुल गया है कि प्रयोगकर्ता उसका प्रयोग करते हैं, सुनने वाला उसका अर्थ समझ लेता है, लेकिन जो है वो इस भाषा का नहीं है, वो गया मराठी से। फिलहाल वो जब आगे शब्द समूह आएगा तो उस पर बातें होंगी। तो आपसे कहना यही है कि जैसे वो शब्द नया था, मैंने नहीं सुना, लेकिन जब उसे सुना, बाद में फिर 2-3 बार उसको जब देखा, उसका प्रयोग किया, बात पूरी हो गई, वो आ गया। तो विषय कठिन नहीं होता, केवल क्या कठिन है, हम जानते नहीं है, हमें बताने वाला कोई चाहिए। तो आपसे जो मैंने कहा कि आज किसी भी वस्तु का उपयोग कर लिया जाए, तो दोबारा उपयोग करने के लिए हम जो है प्रयास करते हैं, और वो प्रक्रिया जो शुरू हो गई है। तो यहाँ जो है भाषा के संदर्भ में भी
तो मुंह का काम क्या था? मुंह का काम था भोजन करना। नासिका का काम था क्या? सूंघना, है कि नहीं? क्या करना? नासिका का काम था श्वसन क्रिया, कि वो बाहर से ऑक्सीजन ले और हमारे शरीर को दे, हमारे फेफड़े को दे, और शरीर चलता रहे, यही ना? लेकिन नहीं, यहां जब भाषा के संदर्भ में जब हम जाएंगे तो ये देख लीजिए, मेरी श्वास नली दिख रही जहां मैंने उंगली रखी है। आप पूजा करते हैं तो पंडित जी जो पूजा करते हैं, पूजा करने के दौरान जब हवन कर लेते हैं तो उसका जो भस्मना लेते हैं तो कहते हैं कि आप लगा लीजिए। तो आप माथे पे लगाते हैं जैसे मैंने यहां लगाया है, और दूसरा गले में लगाते हैं। होता है कि नहीं? अरे बोलो भाई, दीपाली या रेडकर, आपको तो अनुभव होगा। डिसूजा नहीं बता पाया, लेकिन आपको तो बोलना चाहिए। हाँ सर। हाँ, तो वो कौन सी जगह? वो श्वास नली है। तो यहाँ आप देख लीजिए जो है, कैमरा और नीचे करने में, यहाँ आप देख लीजिए तो है जहाँ श्वास नली है, यहाँ दो नलियां एक साथ मिले हैं। दो नलियां एक साथ मिले हैं, एक भोजन नली है, दूसरी श्वास नली है। ठीक है, एक भोजन नली है, दूसरी श्वास नली। भोजन नली क्या करती है कि जो कुछ भी हम खाते हैं वो क्या करती है, वो जो है ले जा करके उसे आमाशय में छोड़ देती है, आमाशय तक पहुंचा देती है, यही ना? अरे भाई, आप लोग खाना खाते हाँ हो? सर। हाँ, मतलब वैज्ञानिक वो है कि वो क्या करेगी, वो भोजन ले जा करके या जो भी लिक्विड आप पीते हो, पानी पीते हो, उसे ले जा करके आमाशय तक पहुंचा देगी। और जो श्वास नली है वो क्या करेगी, वो ऑक्सीजन लेगी और वो फेफड़े तक पहुंचा देगी। ये क्या है? ये चिकित्सा विज्ञान का, चिकित्सा का विषय है। अब जहां ये भोजन नली और श्वास नली है, उस पे एक झिल्ली है। उस झिल्ली का काम क्या है? उस झिल्ली का काम है तो हाँ बेटा, वो जो भोजन नली है और श्वास नली है, तो वो क्या होता है, उसके ऊपर एक झिल्ली है, मतलब उसको ढकने के लिए, जिसको आप ढक्कन तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि आप ये कह लीजिए कि जब हम बोलते हैं तो बोलने के दौरान जो है वो झिल्ली क्या करे, वो जा करके भोजन नली को बंद कर दे, है कि नहीं? और श्वास नली से श्वास आती जाती रहे। फिर क्या होता है, जब हम कुछ खा रहे होते हैं तो वो झिल्ली क्या करती है, श्वास नली को बंद कर देती है, जिससे कि जो कुछ भी हम खा रहे हैं या पी रहे हैं वो श्वास नली में न चला जाए, क्योंकि भोजन को आमाशय में जाना है और श्वास को फेफड़े में जाना है। लेकिन कभी खाते या पीते समय क्या करते हैं, आप बीच में बात करने लगे, किसी ने कुछ पूछा, आपने जवाब दिया, या आप कुछ भोजन कर रहे हैं और आपको कुछ और चाहिए और आपने बोल के मांग लिया। एकाएक क्या होता है कि अन्न का कण या जल, पानी पी रहे हैं तो जल की बूंद वो आपके जो श्वास नली में चली जाती है। कभी ऐसा हुआ है सुजा? हाँ बोलो बोलो, हाँ रेडकर बोलिए, आप बोल रहे थे। हाँ सर, हुआ है। ऐसा हुआ है तो क्या होता है, इतनी खांसी आती है, इतनी खांसी आती है कि जब तक श्वास नली से वो अन्न का कण बाहर नहीं निकल जाता, तब तक जो है क्या होता है, हमें खांसी आती है, क्योंकि वो गले में गया तो वो क्या करेगा, सहराएगा। और किसी भी कारण अगर वो नहीं निकला तो दो परिस्थितियां होती हैं कि कभी कभी तो मृत्यु का कारण बन जाता है, वो अन्न कण मृत्यु का कारण बन जाता है। और कभी कभी खांसने के दौरान बाहर तो नहीं निकले, लेकिन वो अन्न का कण जो है वो श्वास नली की दीवारों से चिपक गया, तो फिर हमें क्या होगा, जिसको दमे का रोग कहते हैं, श्वास का रोग हो जाएगा।
ऊपर वाले की संरचना देखिए, एक झिल्ली बनाई, उसका काम है कि जब हम भोजन कर रहे हो तो श्वास के रास्ते को बंद कर दे, जब हम बोल रहे हो तो भोजन के रास्ते को बंद कर दे, है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि अब इस श्वास नली से लेकर के ओठ तक, है कि नहीं, जहां लिपस्टिक लगाते हैं, क्या है, श्वास नली से लेकर ओठ तक, और फिर यहां कान आ गया, फिर आंखें जो इशारे वाली भाषा समझ रही है। शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, सारी सजावट, सारी व्यवस्था, सारी सुंदरता कहाँ निहित है, कहाँ पे? चेहरे पे है। हम नहाने भी जाते हैं तो सबसे पहले साबुन जो लगाते हैं वो मुंह पे लगाते हैं, और शीशा भी देखते हैं, दर्पण देखते हैं कि नहीं? शीशा देखा है? हाँ सर। हाँ, जैसे तैयार हुए, अब कितने सुंदर दिख रहे हैं, दर्पण के सामने गए तो क्या हुआ, पूरे शरीर को भले ही देखना हो, लेकिन सबसे पहले हमारी नजर जो है किस पे हम दर्पण के सामने क्या लेके जाते हैं, हमारा मुंह ही जाता है। और जब हम लोगों के बीच में होते हैं तो इसी की तो प्रस्तुति होती है, ये शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक बात मैंने शुरू में कही थी और दीपाली ने जवाब दिया। मैंने कहा अगर कोई गूंगा व्यक्ति बोलेगा तो कैसे बोलेगा, तो इन्होंने बताया इशारे से। अब इस ओठ से लेकर के और इस श्वास नली तक, इस श्वास नली तक अगर बनावट में किसी भी तरीके का दोष होगा तो क्या होगा, हमारा उच्चारण सही नहीं होगा। ठीक है, तो यहां यह बताना है कि ये क्या है, ये भोजन करने के लिए है, ऑक्सीजन लेने के लिए है, सुनने के लिए है, देखने के लिए है, लेकिन ये क्या, ये मुख्य यंत्र भी है। आप कहेंगे सर इतनी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी चर्चा करके मुंह के विषय में, और आप इसको कर रहे हैं यंत्र है, मशीन है। तो आप इस बात को जानिए कि जो फेफड़ा जो हमने जो श्वसन क्रिया किया, ऑक्सीजन को फेफड़े ने लिया और फिर क्या किया, फेफड़े ने ऑक्सीजन का उपयोग कर दिया, अब जो गैस बची वो किसमें बदल गई, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर वो कुछ सेकंड तक अंदर रह जाए, एक आध मिनट तक अंदर रह जाए, तो क्या होगा, घुट करके हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो उसे क्या करना है, उसे बाहर आना है। हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। अभी योग था 21 तारीख को ना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और योग में भी यही बताते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो यही जो श्वास का प्रश्वास होना है, कि सांस लिया गया, उसका प्रश्वास हुआ, सांस छूटा, फिर सांस लिया गया, ये क्रम चलता रहता है। भाषा का या ध्वनन का यही कारण है। बांसुरी बजाते हुए या हारमोनियम बजाते हुए आपने देखा होगा, बांसुरी बजाने वाला, बांसुरी वादक क्या करता है, बाम्बो की बांस की बांसुरी होती है, कभी बजाया है? आप लोगों ने बांसुरी नहीं बजाई? ओमकार बजाता है सर। हाँ बोलो। सब ओमकार को आती है। अरे ओमकार को आती है, तब तो फिर मैं जो है रेडकर से यही कहूंगा कि वो बताए बेटा उस बांसुरी में कितने सुराग होते हैं? इतना नहीं पता सर। आ? नहीं पता सर। अच्छा, नहीं आप बजाते हो? नहीं सर, ये कुछ भी बोल रही है। अच्छा, कुछ भी बोल रही है। फिलहाल जो है मैंने बजाई है, शौक नहीं रहा है बचपन में, दीपाली ने, डिसूजा ने और तुम भी रेडकर बजाए हो, है कि नहीं? या बचपन में बजाने के लिए पुपली या इस तरीके का वाद्य जो है ले आकर के मम्मी, मौसी, पापा, भैया किसी न किसी ने दिया होगा, और अभी भी आपके घर में बच्चे होंगे तो वो इसे बजाते होंगे। तो देखिए यहाँ आपसे जो बताना था वो विषय महत्वपूर्ण नहीं है, वो उदाहरण से उसको स्पष्ट करते हैं। जो बांसुरी है, बांसुरी की बनावट में आप देखते हो उसमें 6 सुराग होते हैं, है कि नहीं?
हमने क्या किया, बांसुरी को ले उन सुरागों के ऊपर उंगली न रखे, सीधे फूके। तो सीधे फूक मारेंगे तो क्या होगा, अव्वल सही बात तो यह है कि उससे कोई ध्वनि नहीं निकलेगी। हवा क्या होगी, हवा सीधे सीधे पास हो जाएगी। या आपने हारमोनियम बजाते हुए देखा है तो हारमोनियम की भाती अपनी तरफ खींचा, लेकिन हारमोनियम बजाने वाला जो है, हारमोनियम का जो कीबोर्ड है, अगर की को न दबाए तो उससे ध्वनि नहीं निकलेगी। क्या होता है, होता यह है कि चाहे तो बांसुरी का उदाहरण समझिएगा या हारमोनियम का उदाहरण समझिएगा कि जब हम उसे जब फूकते हैं, मतलब हवा उस रास्ते से पार हो रही है, तो फिर वो जो सुराग है, उन सुरागों पे उंगलियां रखे हैं, तो बजाने वाला जो वादक है वो क्या करता है, उसमें एकाक उंगली ऊपर नीचे करता है, और हवा जो सीधे रास्ते से न निकल के फिर वो रास्ता कैसा हुआ, निकलने का दूसरा हुआ। तो ऐसी स्थिति में उससे ध्वनि निकली। क्या किया, बजाने में उस रास्ते को संकीर्ण कर दिया। तो बांसुरी में तो चूंकि बांबू को दबा नहीं सकते, तो वो हवा तो जब हमने क्या किया कि उन सुरागों के रास्ते से निकाला एक सदा हाथ। लेकिन जब हारमोनियम के लिए क्या है कि हमने खींच तो दिया, लेकिन अगर कीबोर्ड पे हाथ नहीं किया रखा तो कोई ध्वनि नहीं होगी। और वही कोई हारमोनियम का कलाकार होता है कि उसने भाती खींची, ऐसे जो उंगलियां दौड़ाई और पिंड करके जो सारे गमा पदा नहीं सा जो है सातों ध्वनि निकल गई, सातों स्वर निकल गए, है कि नहीं। तो ठीक वही स्थिति, ये जो श्वास नली है, फेफड़े ने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन ले लेने के बाद अब जो बची वायु, एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो बची हुई गैस है, वायु है, उसे अब वो बाहर कर रहा है। तो मनुष्य ने क्या किया, क्योंकि ये क्रिया सब में प्राणी जगत में होती है, मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने इसे जो जगह जगह अवरोध रोकना शुरू कर दिया। अब केवल हिंदी भाषा नहीं, केवल मराठी भाषा नहीं, बल्कि ये कह लीजिए पूरे विश्व को ध्वनि मिल रही है। और इन्हीं ध्वनि चिन्हों को अलग अलग स्थानों पर लोगों ने चिन्हित किया और उसके लिए अलग अलग प्रतीक चिन्ह दे दिए, और यही प्रतीक चिन्ह क्या हो गए, वो अलग अपनी भाषा, अपनी पहचान बन गए, है कि नहीं। तो यहाँ जो है भोलानाथ तिवारी की जो परिभाषा है, सुनने में थोड़ा कठिन होगी। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भाषा मानव के उच्चारण अवयवों, रेड कर थोड़ा सा कठिन होगा, भाषा मानव के उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि समूह की संरचनात्मक व्यवस्था है, जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं, कवि लेखक वक्ता के रूप में अपने अनुभवों और भावों को व्यक्त करते हैं तथा अपने वैयक्तिक, सामाजिक व्यक्तित्व, वैशिष्ट तथा अस्मिता के संबंध में अनजाने जानकारी देते हैं। रेडकर यहाँ जो है या डिसूजा, कुछ शब्द ऐसे हैं सुन करके आपको कठिन लग रहे होंगे, एकदम कठिन नहीं है। पूरी की पूरी भाषिक संरचना को जो है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी स्पष्ट करते हैं। भाषा मानव के, मानव मतलब मनुष्य, उच्चारण अवयव, ये उच्चारण करने का अंग, श्वास नली से ओठ तक, है कि नहीं, उच्चारण अवयव, उच्चारण करने का अंग। तो कहते हैं भोलानाथ तिवारी, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित, मतलब उच्चारण करने के जो अंग है उससे जो बोला जाए, यादृच्छिक माना हुआ, है कि नहीं, यादृच्छिक ध्वनि समूह। तो यहां जब ये कहते हैं कि यादृच्छिक ध्वनियों की बात करते हैं, तो ये क्या, ये प्रतीक हैं। उस समय वैसा मान लिया गया जैसे पानी को बचपन से हमने पानी सुना तो हमारे लिए पानी रहा, पानी को बचपन से किसी ने वाटर सुना तो उसके लिए वो वाटर हो गया। पानी को अरबी में किसी ने बचपन से ही वदा सुना, उसे वदा हो गया। क्या है वही तरल पदार्थ, है कि नहीं। ब्रिटेन में है और अमेरिका में वो वाटर है,
भारत में वो पानी है, अरब में वो वधा है, संस्कृत में वो जल है, नीर है, तोय है, अम्ब है। तो ये यादृच्छिक माना हुआ, मतलब उस समय पानी को हमने पानी कह दिया, बचपन से हम सुनते रहे। तो भाषा क्या है, आगे उस पर जो है विशेषताओं में चर्चा चलेगी। क्योंकि हम बच्चा जब पैदा हुआ, पहला संपर्क मां से हुआ, परिवार से हुआ, उसने देखा कि नहीं उस तरल पदार्थ के लिए पानी कह रहा है कि नहीं, या मां जो दूध पिलाती है उस दूध को लोग दूध कह रहे हैं, तो इसके लिए वो भी जान जाता है कि ये दूध है। उस शब्द के लिए जो यादृच्छिक है, माना हुआ है, पानी में पानी होने का भाव नहीं है, दूध में दूध होने का भाव नहीं है, और ये है मोबाइल, इसमें मोबाइल होने का भाव नहीं है कि है, ये चलता है, क्या है, इसका नाम भी माना हुआ है। अभी जैसे रिटकर है, ये क्या है, माना हुआ। जो नाम दिया क्या, दीपाली या ओमकार, सामंथा, ये जो नाम है, ये दीपाली का नाम कुछ और हो सकता था कि नहीं? हाँ सर। हाँ हाँ, बचपन में क्योंकि दादाजी ने या पापा ने या भैया ने, किसी रिलेटिव ने, भैया तो नहीं रखेगा, भैया भी छोटा होगा, जब हम पैदा हुए हमारे यहाँ नामकरण संस्कार हुआ, तो उस समय जब दीपाली कह दिया, परिवार ने माना। अब सारे लोग दीपाली कहते हैं, ये नाम माना हुआ है, समाज ने मान दिया। अब ये जिस दिन बुलाया गया होगा तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत, मतलब अंतिम समय और उसके बाद भी माना हुआ में चलेगा। ऐसे ही ओमकार के लिए क्या हुआ, नाम कुछ और बेटा हो सकता था कि नहीं है? बोलो। क्या हुआ, अनम्यूट करके बोलो भाई, जवाब तो दो। सर उसका नेटवर्क गया है, ऐसा अच्छा, लगता है। हाँ लगता है। तो देखिए ऐसा है कि यहाँ आपसे वही कहा जा रहा है कि जैसे नाम क्या हो सकता है, नाम कुछ और हो सकता था, वो माना हुआ। वैसे सारी वस्तुओं के संदर्भ में है। हाथी को हाथी कहते हैं, मोटर को मोटर कहते हैं, हवाई जहाज को हवाई जहाज कहते हैं। क्योंकि वो क्यों कहते हैं, क्योंकि लोग उसको कहते हैं, और लोगों के कहने से हमने भी क्या किया, उसी का अनुकरण किया, और हम भी उसको वही कहते हैं। तो ये कहते हैं कि भाषा मानव के उच्चारण अवयव, मतलब भाषा जो है मनुष्य के उच्चारण करने का जो अंग है, उससे ध्वनियों का जो प्रतीक निकलता है, उसकी संरचनात्मक, मतलब उसकी एक संरचना है, उसका एक व्याकरण है, उसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, भाषा करते हैं। कहते हैं कि इसी के माध्यम से समाज विशेष के लोग, अलग अलग भाषाओं को समझ लीजिए कि किसी एक भाषा को बोलने वाले लोग जो है आपस में क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कवि हो, लेखक हो, वक्ता हो, या कोई भी सामाजिक व्यक्ति हो, वो करता क्या है, वो अपनी जो है पहचान उससे देता है। ये क्या हो गया, ये भाषा हो गई। तो अब अगर एक परिभाषा जो है, भाषा और उसकी परिभाषा इन विद्वानों के संबंध में लेकर के हम आगे बढ़े, तो कहते हैं भाषा क्या है, तो भाषा हम अपनी परिभाषा दे सकते हैं। भाषा मानव के मुख से प्रयत्न विशेष से निकली हुई ध्वनियों का समूह है कि नहीं? हमने प्रयास किया और हमने उसका उच्चारण मुंह से किया, जिसके माध्यम से समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये क्या है, ये भाषा है। क्योंकि यादृच्छिक पे, माना हुआ पे मैंने खूब जोर दिया, क्योंकि भाषा में सब कुछ माना हुआ ही है कि नहीं? तो होता क्या है, संपत्ति जो होती है पिता की पुत्र को स्वाभाविक रूप से मिल जाती है, यही ना? हाँ सर। हाँ,
पिता की जो भी संपत्ति है वो पुत्र को स्वाभाविक रूप से मिल जाती है, उसके लिए उसे कुछ करना नहीं होता। लेकिन भाषा के संदर्भ में ऐसा नहीं है। पिता की भाषा एक हो सकती है, लेकिन आवश्यक नहीं कि पुत्र की भाषा भी वही हो। तो इस तरीके से आप जान लीजिए, भाषा क्या है? पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा की विशेषता, उन्हें भाषा का अर्थ, स्वरूप, परिभाषा, भाषा की विशेषता। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। हमारे पापा को इंग्लिश नहीं आती होगी, मराठी नहीं आती होगी, हिंदी नहीं आती होगी, लेकिन यहां क्या है, ये जरूरी नहीं है कि हमें न आए। या हमारे पापा को इंग्लिश आती है और हमें नहीं आती, जबकि क्या होना चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि भाई पैतृक संपत्ति होती तो पिता की भाषा पुत्र को या पुत्री को मिल जाती। यहाँ भाषा के संदर्भ में एकदम उल्टा जाता है। कहते हैं भाषा क्या पैतृक संपत्ति नहीं है। पैतृक संपत्ति में क्या होता है? जैसे जो पिता का धन है, पिता की जो संपत्ति है, या जो दादाजी की संपत्ति है, वो बिना प्रयास किए स्वाभाविक रूप से पुत्र को या उनके उत्तराधिकारियों को वो प्राप्त हो जाती है। लेकिन भाषा के विषय में इस तरीके का विधान नहीं, इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। भाषा को क्या करना पड़ेगा? भाषा की संपत्ति को अर्जित करना पड़ेगा। अर्जित करना मतलब सीखना पड़ेगा। मान लीजिए अब महाराष्ट्र में पैदा हुआ बच्चा, जिसकी जो है पैतृक भाषा, मातृभाषा मराठी है, यही ना? या हिंदुस्तान में पैदा हुआ बच्चा जिसकी भाषा हिंदी है, असम में असमिया, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु हाँ तमिलनाडु में तमिल और तेलुगु। लेकिन क्या किया जाए? इस बच्चे को हम ले जाकर के चीन छोड़ दें। पैदा हुआ बच्चा और उसे चीन छोड़ दिया, अमेरिका लेके चले गए, वो बच्चा ब्रिटेन चला गया, तो क्या होगा? क्योंकि कम उम्र में या पैदा होते ही उस बच्चे को विदेश भेज दिया गया, तो जो उसकी अपनी मातृभाषा, जो उसके पिता की भाषा थी, उस भाषा के विषय में वो नहीं जानेगा, बल्कि जहां उसे भेज दिया गया उसके आसपास का जो परिवेश होगा वो क्या होगा? वो उससे वहां की भाषा सीख जाएगा और उस भारतीय भाषा से सर्वथा अपरिचित रहेगा। यही ना बेटा? हाँ सर। है कि नहीं? जैसे हमको मराठी आती है, हमको हिंदी आती है, क्योंकि दोनों भाषाओं को बोलने वाले हमारे आसपास हैं। लेकिन हमें जो है फ्रेंच है, इंग्लिश है, या ऐसी और कोई भाषा, तो उसे तो सीखनी पड़ती है ना। और ये जो मराठी या हिंदी भी आती है, तो आसपास जो लोग बोलते हैं तो उनको बोलते हुए देख करके हमने सीख लिया। तो सीखने की इसकी प्रक्रिया मराठी की या हिंदी की शायद हो सकता है उसमें उतनी गहरी नजर न जाए, क्योंकि स्वाभाविक रूप से सारे लोग बोल रहे हैं, तो हमने क्या किया? अनुकरण कर लिया। लेकिन वही जब इंग्लिश के लिए होता है तो क्या करते हैं? स्पेलिंग रटते हैं, है कि नहीं? कर्ता क्रिया हाँ कर सर। उसका व्याकरण रटते हैं, सीखना पड़ता है। तो भाषा क्या है? पैतृक संपत्ति नहीं है, बल्कि अर्जित संपत्ति, मतलब भाषा में सीखना पड़ता है। अब सीखने के लिए जो है क्या होगा? क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य कहाँ होगा? समाज में होगा। तो भाषा जो है विचार विनिमय के लिए, विचारों के आदान प्रदान के लिए जो है वो कहां से? समाज से अर्जित करना पड़ेगा। मतलब हमारे आसपास जो लोग हैं वहां से क्या होता है? बच्चा सीख जाता है। अब शुरू से लेके अंत तक जो है क्या होता है कि हमारी भाषा सीखने की ये जो प्रक्रिया है वो हमेशा चलती रहती है। क्योंकि उसके लिए हम क्या करते हैं?
कोई प्रयास नहीं करते, स्वाभाविक रूप से लोग बोल रहे हैं तो सीख जाते हैं। लेकिन हम विदेशों में जब जाते हैं तो वहां जा करके हमें ये भाषा प्रयास करके सीखना पड़ता है। तो पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा क्या है? अर्जित संपदा। इसे हमें जो है क्या करना पड़ेगा? इसका अर्जन खुद करना पड़ेगा, मतलब हमें सीखना पड़ेगा। फिर तीसरी विशेषता भाषा की आती है कि भाषा परंपरा है। अब एक तरफ सीखना पड़ रहा है और दूसरी तरफ परंपरा। परंपरा का तो मतलब हुआ कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। तो चूंकि यहां जब परंपरा की बात हो रही है तो भाषा का संबंध किससे है? व्यक्ति विशेष से अर्जित न होकर के भाषा का संबंध समाज से है। और समाज में परंपरा के रूप में ये क्या होती है? अर्जित की जाती है। मतलब समाज की परंपरा से, क्योंकि क्या होता है कि अब समाज के जो लोग हैं, एक पीढ़ी उसको सीखे, फिर उसी का अनुकरण करके दूसरी पीढ़ी सीखे, उसी का अनुकरण करके तीसरी पीढ़ी सीखे। क्योंकि परिवर्तनशीलता भी आगे चर्चा आएगी, भाषा का गुण है, भाषा की विशेषता है, इसकी वजह से भाषा में परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से ये जान लीजिएगा कि भाषा का संबंध जो अर्जन करने से, कमाने से है, सीखने से है। और आखिर ये अर्जन कैसे होता है? तो इसका संबंध किससे? अनुकरण से। कहेंगे सर ये तो बहुत बढ़िया है, परीक्षा में भी हम लोग अनुकरण कर लें, सारी समस्या हल हो जाएगी। अनुकरण मतलब नकल, यही ना? तो कहते हैं कि अब भाषा चूंकि समाज में परंपरा के रूप में अर्जित की जाती है, तो परंपरा के रूप में अर्जित कैसे करते हैं? यही अनुकरण से। कि कोई बोल रहा है, किसी ने नाम दिया दीपाली, डिसूजा, रेडकर। चूंकि एक ने कहा, दूसरे ने कहा, सारे लोग कह रहे हैं, छोटा बच्चा भी जब जैसे ही वो सुना उस ध्वनि को, वो भी वही उच्चारण करने लगा। मतलब अर्जन की ये प्रक्रिया है। अरस्तु जो है इस संदर्भ में अनुकरण पे विचार करते हुए कहता है, अनुकरण को मनुष्य का, अरस्तु ने अनुकरण को मनुष्य का सबसे बड़ा गुण माना। और इस अनुकरण को देखना हो तो आप देखिए, जैसे बंदर है, आप जैसा करते हैं वैसा ही वो नकल करता है कि नहीं? प्राइमेट जगत का है, लेकिन वो नकल करता है। छोटे बच्चे को आपने दर्पण दे दिया, दर्पण में वो अपना मुंह देख रहा है, उसके जैसा ही कोई दिखा, अब वो क्या कर रहा है? मुंह चढ़ाएगा, मुंह बनाएगा, तरह तरह का वो करेगा और वही वो दिखाई पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन यहाँ भाषा के संदर्भ में जब चर्चा चलती है तो ये अरस्तु कहता है कि अनुकरण जो है मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। और इसी का उपयोग मनुष्य जो क्या करता है? भाषा सीखने के लिए करता है। बच्चे की पहली खुराक दूध होती है और माँ दूध का उच्चारण करती है। और माँ जब दूध का उच्चारण करती है तो बच्चा भी क्या करता है? वो उसका उच्चारण करता है। आप देख लीजिए, विश्व की किसी भी भाषा में जाइए, इसी के नजदीक का की ध्वनि निकलेगी, मम। मम शब्द ध्वनि जो है प्राय पानी के अर्थ में, मम। मेरे ओठ पे देखिएगा, मम, माँ, मदर, आई। मतलब कि ये देख लीजिए कि ये अनुकरण किसका हो रहा है? क्योंकि होठ हिल रहा है, श्वास नली से दांत तक की स्थिति को बच्चा तो देख नहीं रहा है, लेकिन हिलते हुए होठ को देख करके वो हिलते हुए होठ का अनुकरण करता है और उसके मुख से मम मम जैसी ध्वनि जो है निकलने लगती है। ये बात समझ में आई? क्या एकदम वाह है अनुकरण भाषा के संदर्भ में। वहां जो है क्या होगा? प वर्ग की ध्वनि, प फ ब भ म, प फ ब भ म, पापा, बाबू, बाबा, है कि नहीं? आप देख लीजिए, पिता के लिए फादर, फादर। मतलब किसी भी भाषा के पास जाइए तो पता चलेगा आपको जो है ऐसी ध्वनि जो ओष्ठ है,
प्राय पिता के लिए, माँ के लिए इसी ध्वनि का उपयोग होता है। और बच्चे के सीखने की जो प्रक्रिया है वो इसी से सीखता है। लेकिन बच्चा जैसे ही दूध कहना शुरू करता है, जैसे सबसे पहला स्पर्श माँ का, पिता का, और फिर जैसे खुराक की बात आई तो दूध का, तो पीते पीते चूंकि दूध ले आओ, दूध दो, भूखा होगा, इत्यादि इत्यादि, तो दूध जब आता है तो वो क्या करता, वो अब बोलने का प्रयास जो कर रहा है, तो वो क्या करता, तुतलाते हुए दूध कहता है। बच्चों को तुतलाते हुए सुना है ना, तो वो तुतलाने की प्रक्रिया जो है, वो अनुकरण की प्रक्रिया, वो भी बोलना सीख रहा है। उसके पास भी हमारी तरह श्वास नली से ओठ तक है, संरचना है शारीरिक, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो कर ये रहा है, वो सीख रहा है और धीरे 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 अनुकरण की इस प्रक्रिया में है। वो क्या करता है, वो अच्छी तरह से सीख जाता है और हमारी आपकी तरह जो है वो शुद्ध बोलने लगता है। अब उस बच्चे को किसी भी तरीके की कोई असुविधा नहीं होती उच्चारण करने में। एक मिनट, बेटा ये लेक्चर यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो 4, 5, 6 वालों का थोड़ी देर बाद रहेगा, तो फिर उसमें हम बातें करते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ ओके सर। हाँ हाँ, ये लेक्चर अभी छोड़ते हैं, क्योंकि मैंने सोचा था 2 लेक्चर लेके छोड़ देंगे, एक पहला लेंगे और फिर बाद में एक लेक्चर छोड़ करके रिसर्च के बाद वाला, अभी क्योंकि चैप्टर पूरा करने के चक्कर में उस पर ध्यान नहीं रहा, क्योंकि फिर मेरा एसवाई में भी लेक्चर रहेगा, तो एक दिन 4-5 लेक्चर जो है वो ज्यादा असर डालेगा। तो अभी हम लोग छूट रहे हैं, फिर 41 या 43 पे वो कितने बजे लिंक भेजना है? आज बुधवार है ना, हाँ, 9:54 पे फिर मैं भेजूंगा, ठीक है? तो 9:54 पे हम लोग मिलते हैं। हे राम।